तरह की बातें पूछते हैं कि सर बढ़िया चल रहा है, खूब मेहनत कर रहे हैं, फिर भी मेजर टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। आप अगर परेशान हो इस बात से कि ऐसा लास्ट मोमेंट पर लास्ट फ्यू डेज़ में ऐसा क्या कर लिया जाए कि हमने पूरे साल बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी है लेकिन अब हमारे परफेक्ट स्कोर 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स बायोलॉजी में सिक्योर हो जाए। हेलो प्यारे बच्चों, आपकी नीट 2025 के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और आप बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं, पूरे साल अपने लग कर पढ़ाई करी है। लेकिन मेरे पास अक्सर कुछ बच्चे आते रहते हैं जो इस तरह की बातें पूछते हैं कि सर बढ़िया चल रहा है, खूब मेहनत कर रहे हैं, फिर भी मेजर टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, हमें अपनी पढ़ाई से वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम एक परफेक्ट स्कोर सिक्योर कर पाएंगे। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, बेचैनी अगर आपको हो रही है तो इसको नेगेटिव मत लेना, ये पॉजिटिव पॉइंट है। जब तक बेचैनी नहीं होती हम इम्प्रूवमेंट के बारे में ना तो सोच पाते हैं और ना ही उसके लिए कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो बेचैनी होना अच्छी बात है। आप अगर परेशान हो इस बात से कि ऐसा लास्ट मोमेंट पर लास्ट फ्यू डेज़ में ऐसा क्या कर लिया जाए कि हमने पूरे साल बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी है लेकिन अब हमारे परफेक्ट स्कोर 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स बायोलॉजी में सिक्योर हो जाएँ, अचीव हो जाएँ, तो ऐसा क्या करें हम। तो देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपर्स बच्चों को गाइड किया है, अंडर 100 AIR, अंडर 10 AIR, तो उनके साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने उन बच्चों में क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी, वो ऐसा लास्ट के फ्यू डेज़ के अंदर बायोलॉजी को किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से अपना रिविज़न प्लान करते हैं, ये सारी बातें मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैजिकल प्लान। अब देखिए, ये कोई हैरी पॉटर वाला मैजिक तो है नहीं कि हॉगवर्ट्स यूनिवर्सिटी में आएंगे और वहाँ पर आके कोई स्टिक घुमाएगा और बोलेगा विंगार्डियोसम लेवियोसम, ऐसा कुछ कोई मंत्र बोलेगा और कुछ हो जाएगा। कोई जड़ी बूटी भी नहीं मिल जाएगी ऐसी कि हाँ भाई इसको सुबह शाम खा लो दूध के साथ और आप बन जाएंगे 360 आउट ऑफ 360 टॉपर्स। मैजिकल प्लान है। तो यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रेटेजी के ऊपर, कुछ की पॉइंट्स पर फोकस करना होगा। देखिए, ये कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सभी इन की पॉइंट्स से वाकिफ़ होंगे, लेकिन इनको समझिए कि हमें इन्हें किस तरीके से अपनी पढ़ाई में शामिल करना है। सबसे पहली बात जो बायोलॉजी के अंदर आती है वो आती है रिवीजन फ्रीक्वेंसी। क्या लिखा हुआ है? रिवीजन फ्रीक्वेंसी। बायोलॉजी एक इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं और बहुत सारी चीज़ें याद करने की भी हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी है। भूलने में जल्दी आती है बायोलॉजी क्योंकि फैक्ट्स बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। तो अगर आप अपनी रिवीजन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो ही बायोलॉजी के अंदर आप जब क्वेश्चन नीट के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे एक्यूरेसी से, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, आपको आंसर समझ में आएगा। तो रिवीजन फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए? रैपिड एंड फ्रीक्वेंट रिवीजन। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आपका बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर 7 डेज से ज़्यादा अनटच नहीं रहना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स का इतना रैपिड रिवीजन कैसे होगा, इतना फ्रीक्वेंट रिवीजन कैसे होगा? तो आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी चैप्टर को रैपिडली रिवाइज कर रहे हैं तो जल्दी कंप्लीट हो रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ जाएगी। और अगर आप उसे फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ें भूलने से पहले ही दोबारा रिवाइज करनी है। तो अगेन ये किसको कॉम्प्लीमेंट करेगा? उसकी रैपिडिटी को। तो रैपिड है तो फ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेंट है तो रैपिड है। तो दिस रैपिड एंड फ्रीक्वेंट रिवीजन स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी, स्पेशली इन दोज चैप्टर्स जहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत होती है। तो आप क्या कीजिए, खासकर ऐसे जो चैप्टर्स हैं जैसे कि एनिमल किंगडम, प्लांट डाइवर्सिटी, है ना, ऐसे आपके बॉटनी के अंदर कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं। तो एक नियम बना लीजिए, आप जो भी अपने रूटीन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं वो करते रहिए। आप जब भी 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद कोई ब्रेक लेते हैं, 10-15 मिनट का जब ब्रेक ले रहे हैं, आप अभी फिजिक्स पढ़ रहे थे, 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद आपके बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ोगे या कोई केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ोगे, आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, तो उस ब्रेक में जब आप अपनी टेबल से उठ रहे हैं तो 2 मिनट के लिए ऐसे चैप्टर्स के 2 पेज फटाफट रिवाइज कर दो। जैसे डिसाइड कर लिया कि अब मैं उठ रहा हूँ, 2 फाइलम एनिमल किंगडम के मुझे फटाफट उनके फीचर्स देखने, उनके एग्जाम्पल्स रीड करने, बस रीड करके छोड़ दो, ठीक है। आप अपने आराम से ब्रेक लीजिए उसके बाद, क्योंकि 2 फाइलम्स को रिवाइज करने के लिए
मेरे ख्याल से 2-5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। उसके बाद आप अपने 10 मिनट का ब्रेक लो, आपका जो भी प्लान था, जो भी शेड्यूल था, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आगे वाले चैप्टर्स के रिवीजन या पढ़ाई को जारी रखो। लेकिन जब आप फिर से नेक्स्ट सेशन के बाद क्या लोगे, ब्रेक, फिर अगले 2 फाइलम फटाफट रीड कर दो, उनके एग्जाम्पल्स को रीड कर दो। बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इसके फीचर्स, उसके एग्जाम्पल्स रीड कर दो। इसी तरह से आपको इन टॉपिक्स को मैनेज करना। इनके लिए आपको अलग से समय नहीं निकालना कि आप अलग से 6 घंटे बैठ के एनिमल किंगडम को रट रहे हो, उसके एग्जाम्पल्स को याद कर रहे हो, फिर पता पड़ा 15 दिन तक उनको टच ही नहीं किया दोबारा। 6 घंटे बैठकर मेहनत करके जो एग्जाम्पल्स याद किए थे 15 दिन में साफ हो गए वो। तो इनको तो बार बार देखना पड़ेगा। अब बार बार देखने के लिए क्या करें, बार बार देखने के लिए करते हैं कि जब भी हम कोई ब्रेक लेते हैं या कोई भी किसी भी तरह का हम रिलैक्स हो रहे हैं, तो उसके टाइम हम 2 फाइलम मुश्किल से 2 से 5 मिनट की रेंज में आप रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करने का मतलब उसको ये मत सोचो कि बैठ के रटना है, उसको बस एक बार रीड कर दो, उसके फीचर्स, उसके एग्जाम्पल्स। जब आप ऐसा करने लगोगे तो कितना फ्रिक्वेंटली आपके ये चैप्टर्स रिवाइज होने लगेंगे, और जब आप नीट तक पहुंचोगे तब तक कम से कम 20-50 बार ये चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। और इतनी बार जब कोई चीज़ आंखों के सामने से निकल जाएगी, बार बार रीड कर लोगे, तो वो एग्जाम्पल्स इस तरीके से याद हो जाएंगे आपको कि कोई रात को नींदों में से उठा के पूछेगा ना, तो भी रिफ्लेक्सली आंसर याद आएगा, दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खासकर ऐसे चैप्टर्स जो आपको एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स याद रखने हैं, बार बार आप भूल जाते हो, उनमें आपको बहुत ज़्यादा रैपिड और फ्रिक्वेंट रिवीजन करना होगा। उनमें आप ज़्यादा समय ना देते हुए उनको बहुत फ्रिक्वेंटली बार बार देखते रहो। तो ये बात पकड़ में आनी चाहिए। बाकी चैप्टर्स भी बायोलॉजी के ऐसे हैं, रिवीजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उनमें भी होनी चाहिए, उसको भी आप मैनेज करिए। अपना जो भी वीकली प्लानर या शेड्यूल है वो बनाइए, ठीक है। अच्छा, सोर्स की बात करते हैं। कई बच्चे लास्ट में कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर हम क्या पढ़ें। तो देखो, एक तो आपके लिए NCERT, ये तो आप सुनते ही आ रहे हो बचपन से, NCERT तो रीड करनी ही करनी है। क्लास नोट्स, जो भी जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया है, क्लास में कोई भी नोट्स बनवाए हैं या आपने उनके पढ़ने के दौरान खुद अपने हाथों से, अपने विवेक से कोई क्लास नोट्स जनरेट किए हैं, तो यही सोर्स पर स्टिक रहना है। कुछ नया सोर्स ट्राई नहीं करना है। जिससे आपने पूरे साल पढ़ाई करी है, बस उसी सोर्स पर स्टिक रहना है। कुछ नया एडवेंचर नहीं करना है लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। PYQs, देखिए PYQs जब आप करते हैं तो ठीक है, ये आपको एक तो ये समझाता है कि आप कितना पानी में हैं, क्योंकि PYQs ही असली पहचान है। नीट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 8-10 सालों के अंदर, उनको आप कितना एफिशिएंटली सॉल्व कर पा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और है, PYQs बहुत बार आप लोग कर चुके हैं अपनी इस प्रिपरेशन के दौरान, तो बहुत सारे PYQs के तो आपको आंसर ही रट गए होंगे। कभी टेस्ट में पूछ लिया, कभी इस टेस्ट में पूछ लिया, कभी मेजर टेस्ट सीरीज में पूछ लिया, कभी आपने पीछे एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम उसे सॉल्व किया। तो बहुत बार आपने उन PYQs को अपनी नज़रों से निकाल लिया है। तो बहुत सारे PYQs के आपको आंसर हट गए। आप उस PYQ को देखते हैं, इसका आंसर तो 3rd है। नहीं, PYQ सॉल्व करने का ये तरीका नहीं होता है। जब आप PYQ को सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार उसके चारों ऑप्शंस को अच्छे से रीड करो और थोड़ा सा उस टाइम ब्रेन को सेंसिटाइज करो कि यही आंसर क्यों गया। थोड़ा सा उसकी वेयर अबाउट सोचो कि हाँ, ये इस चैप्टर का, इस टॉपिक का क्वेश्चन था। बाकी जो 3 स्टेटमेंट जो कि सही आंसर नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट हैं या रॉन्ग ऑप्शंस हैं, उनको भी सोचो कि ये रॉन्ग क्यों थे, इसमें ऐसा क्या चीज़ लिखा हुआ है जिसकी वजह से रॉन्ग है। आंसर आपको उसके रट चुके हैं क्योंकि इतनी बार आपकी आंखों के सामने से निकल चुके हैं। अब वापस PYQ करते हैं आप, अरे 3rd आंसर है इसका तो 4th है, इतना वो आपको कंफर्ट जोन में आ चुका है। नहीं, ये PYQ करने का तरीका नहीं है। इससे आपका ब्रेन सेंसिटाइज ही नहीं हो रहा, इससे कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही उस चीज़ से। वो तो आप अपने आप को एक तरीके से झूठा दिलासा देकर चले गए कि हाँ ठीक है, PYQ आया, हमको आंसर पता था, हमने टिक मारा, आगे निकल गए। उस टाइम फिर से उसको एनालाइज करो कि ये भी तो आंसर हो सकता था, ये भी तो हो सकता था, ये क्यों नहीं है, इसमें क्या गलती है, यही आंसर क्यों गया, ये कौन से चैप्टर का स्टेटमेंट था, ये कौन से चैप्टर का स्टेटमेंट था, ये कौन से टॉपिक का स्टेटमेंट। अगर उसमें थोड़ा सा विचार भी करो कि अगर इस स्टेटमेंट के अंदर ये ऐसा हो जाता तो इसका मीनिंग ये निकल जाता, ऐसा हो जाता, थोड़ा सा एनालिसिस करो, क्योंकि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, PYQ में बहुत सारे PYQ आपको ऐसे मिलेंगे पिछले 8-10 सालों के अंदर, बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जो या तो आउट ऑफ NCERT लगेंगे या फिर वो NCERT के ही कॉन्सेप्ट्स का एक्सपेंडेड वर्जन है। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी रहती है। तो केवल उसका आंसर टिक करके आगे मत बढ़ो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रीवियस ईयर के अंदर NTA कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ चुकी है जो ना तो NCERT में है या फिर NCERT के ही कॉन्सेप्ट का एक्सपेंडेड वर्जन है, तो वो आगे भी तो पूछ सकती है और आगे सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछेगी।
उसी टॉपिक से पूछ सकती है, लेकिन उस सेम क्वेश्चन को थोड़ी ना पूछेगी एनटीए। तो हमें ओवरऑल अगर कोई ऐसा टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो उसको नज़रअंदाज मत करना। टॉपिक इंटरलिंकिंग ये बड़ा ही की पॉइंट है। आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर के अंदर कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो बाकी किसी चैप्टर में भी पहले इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूछ ली गई है या बता दी गई है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, आप पढ़ रहे हैं आरबीसी या हीमोग्लोबिन, कौन से चैप्टर में? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। लेकिन इससे पहले सपोज आप जेनेटिक्स पढ़ चुके हो, तो जेनेटिक्स के अंदर भी आरबीसी और हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाते हैं, जैसे कि ऑटोसोमल रिसेसिव में आ जाते हैं थैलीसेमिया और सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर में आ जाता है G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आपको जब आरबीसी आप पढ़ रहे हो तो प्रीवियस चैप्टर में आरबीसी और हीमोग्लोबिन से रिलेटेड अगर कोई बात हो रखी है तो वो रिकॉल होनी चाहिए। अगर आप उससे पहले गैसियस ट्रांसपोर्टेशन, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज चैप्टर पढ़ चुके हो, तो वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हीमोग्लोबिन और आरबीसी की सिग्निफिकेंस थी वो याद आनी चाहिए। फीटल सर्कुलेशन के दौरान फीटल हीमोग्लोबिन की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको याद आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहीं पर जॉइंडिस टर्म पढ़ रहे हो, हाइपर बिलिरुबिनेमिया, बिलिरुबिन बनता है, तो वो भी आरबीसी पढ़ते ही याद आनी चाहिए कि भाई आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म से बिलिरुबिन बनता है, और अगर वो बिलिरुबिन ब्लड में ज़्यादा बन जाए, बात ज़्यादा बढ़ जाए, तो उससे जॉइंडिस हो जाता है, दैट इज हाइपर बिलिरुबिनेमिया। फिर ये भी याद आ जाना चाहिए कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम जब मलेरिया पढ़ते हैं तो उसमें प्लाज्मोडियम आरबीसी के अंदर अपना एसेक्सुअल साइकिल चलाता है। फिर आपको एनिमल टिश्यू भी याद आना चाहिए कि एनिमल टिश्यू में हमने रेड बोन मैरो पढ़ी थी। स्पॉन्जी बोन्स की ट्रेबिकुलाई में रेड बोन मैरो फिल्डअप होती है, वहां पर हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं, उन्हीं में होती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स, जिनसे फाइनली डिवाइड होकर डिफ्रेंशिएट होकर आरबीसी फॉर्म होती हैं। तो ये भी याद आना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें, आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में अगर कोई भी ऐसा आपने इंफॉर्मेशन या फैक्ट पढ़ा जिससे रिलेटेड जानकारी किसी प्रीवियस आपने जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर दी गई है या अदर चैप्टर्स में दी गई है, तो वो अदर चैप्टर्स में उससे रिलेटेड दी हुई जानकारी एट द सेम टाइम आपको रिकॉल होनी चाहिए। आप अगर किडनी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, और उसमें कहीं पर बात आई यूरिन फॉर्मेशन का रेगुलेशन और उसमें आया एल्डोस्टेरॉन, आप पढ़ रहे हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, तो आपको एंडोक्राइन सिस्टम में जब आपने एडिनल कॉर्टेक्स एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी थी तो याद आना चाहिए कि एडिनल कॉर्टेक्स का आउटरमोस्ट जोन जोना ग्लोमेरुलोसा, उससे रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन। दिस इज ऑल्सो नॉन एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, या ये मिनरल्स को रेगुलेट करने वाले स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि एडिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉन एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो ये भी याद आना चाहिए कि स्टेरॉइड हार्मोन है, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर पे काम करेंगे, जीन लेवल पे काम करेंगे। तो आप ऐसे उसको केवल रिवाइज करके आगे मत बढ़ जाओ कि ये तो इस चैप्टर में रिवाइज कर लिया, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन अगर किसी दूसरे चैप्टर में दी हुई है और वो आप पढ़ चुके हो तो आपको उससे उसको इंटरलिंक करना आना चाहिए। जब आप टॉपिक की इंटरलिंकिंग करोगे तो आप उस चैप्टर की, उस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, आपकी एनालिटिकल अप्रोच बढ़ती है, आपका ऑप्शंस में कंपेरिजन करने का जो आपका कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। समझ पा रहे हैं इस बात को? टॉपिक इंटरलिंकिंग बहुत जरूरी है। ये मैं समझा ही चुका हूँ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। अब जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो तो आपको अंडरस्टैंड करनी है कॉन्सेप्चुअल मैनर में, लेकिन इसमें लिखा हुआ है मेमोराइजिंग द फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। लेकिन आपको मैं समझा चुका हूँ कि बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स दुनिया भर के हैं, जो हम फेस करते हैं ये समस्या कि भूल जाते हैं, आमतौर पर ऐसा होता है। तो उसके लिए मैंने आपको स्टडी बता दी, रैपिड एंड फ्रीक्वेंट रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप हर किसी चैप्टर को अगर सेम टाइम दे रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। आपका कोई चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो सकता है, कोई बहुत वीक हो सकता है, तो ऐसे में आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा। जब आप अपना शेड्यूल बना रहे हैं, प्लानर बना रहे हैं, तो आपको आंख बंद करके ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि इस चैप्टर को थोड़ा सा स्पॉन्टेनियसली रिकॉल करो कि इस चैप्टर में ये था, ये था, ये था, ये डायग्राम, ये हेडिंग, ये सब टॉपिक, ये फ्लो चार्ट सब याद करो। उससे आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि ये चैप्टर आपको कितना रिकॉल हो पा रहा है नेचुरली। अगर बहुत कुछ मामला साफ हो रखा है वहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है उस चैप्टर को ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और अगर अच्छे से काफ़ी चीज़ें याद आ गई हैं, कुछ 2-4 चीज़ें बीच में से मिस हो रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस चैप्टर को कम समय देने से भी काम चल जाएगा, यानी वो जल्दी रिवाइज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करेंगे, जो आपका वीकर चैप्टर है जिसमें आप ज़्यादा चीज़ें भूल चुके हैं, जो स्पॉन्टेनियसली नेचुरली आपको पूरा रिकॉल नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो रही हैं, तो आप समझ जाओ कि वो चैप्टर ज़्यादा टाइम मांग रहा है रिवीजन के लिए। और जो चैप्टर ठीक ठाक सा रिकॉल हो गया
ज़्यादा चीज़ें नहीं भूले, 2-4 चीज़ें ही भूलें तो उसको फटाफट रिवाइज करो, उसको कम समय में रिवाइज करके आगे बढ़ो। ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट होगा। आप सभी चैप्टर्स को 6-6 घंटे टाइम नहीं दे सकते। उस चैप्टर को 6 घंटे समय क्यों दे रहे हो जो पूरा अच्छे से रिकॉल हो रहा है? उसको 10-15 मिनट में बस देख के आगे बढ़ो ना। टाइम उसको ज़्यादा दो जो याद नहीं आ रहा है। तो ये कुछ बेसिक प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपको बूस्ट कर सकती हैं लास्ट मोमेंट पर। आपने अच्छे से पढ़ लिया, पूरे साल आपने बहुत मेहनत करी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सभी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। बहुत ही कुछ ऐसे रेयर बच्चे होते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं। ऐसे बच्चे मेरे साथ या तो मिले नहीं या आते नहीं मेरे पास, आई डोंट नो। मेरे पास तो वही बच्चे आ रहे हैं जो खूब मेहनत कर रहे हैं, अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होना चाहते हैं, जिनमें बेचैनी है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे परफेक्ट स्कोर चाहिए, मुझे अच्छी रैंक चाहिए। तो उन बच्चों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों को आत्मसात करो, इन चीज़ों को समझो, अपनी पढ़ाई में इस स्ट्रैटेजी को इन्वॉल्व करो। एक रैंडम स्टडी मत करो। ऐसा नहीं कि खिचड़ी पकड़ी, कभी कुछ उठा के पढ़ लिया, कभी कुछ उठा के पढ़ लिया, ये पूरा हुआ, ये आधा हुआ, इसके क्वेश्चन हुए, इसके नहीं हुए, एग्जाम में जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, अरे यार याद तो आ रहा है लेकिन पूरा याद नहीं आ रहा। अब याद आ रहा है तो क्वेश्चन छोड़ने का मन नहीं कर रहा, पूरा याद नहीं आ रहा तो गलत हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, 4 ऑप्शंस में से 2 तो एक्सक्लूड कर देते हो, 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है और फिर उसी आंसर को टिक करके आ जाते हो जो गलत होता है। फिर कहते हैं सर ये 2 में कंफ्यूजन हुआ था सर, बस यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ गई। मैंने कहा कि तूने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्यों किया? क्योंकि तुझे लगा कि तुझे ये आता है, लेकिन फिर गलत क्यों हुआ? क्योंकि वो अच्छे से नहीं आता था। तो ये किस चीज़ की कमी है? ये इस चीज़ की कमी है कि उसे टाइमली रिवाइज नहीं किया, उसे अच्छे से वापस रिकॉल नहीं किया। तो टाइम मैनेजमेंट की कमी है, टॉपिक्स इंटरलिंकिंग की कमी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट और रैपिड रिवीजन आपको करना ही होगा, क्रिस्प रिवीजन करना ही होगा, और ये हवा में कतई नहीं होगा। इसके लिए आपको एक प्रॉपर शेड्यूल और प्लानर बनाना पड़ेगा और सोच समझ के बनाना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, किसको ज़्यादा समय देना है, किसको कम समय में भी काम चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं, थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक वे में अच्छे से मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई करो। बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्मार्टनेस ऐड करो, ठीक है। ये स्मार्टनेस ऐड करते ही आपकी परफॉर्मेंस, आप स्मार्टनेस डालोगे थोड़ी सी और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ तो सारा ही है, बस उसको क्या करना है, थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज वे में एग्जीक्यूट करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना इम्प्रूवमेंट लगातार करते रहेंगे। अच्छे रैंक्स के लिए आप तैयार कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू बच्चों। बाय बाय।